और गणित में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें वे प्रश्न मिल जाए जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में फरवरी में सीधे पेपर में रखे हुए मिले, तो ये क्लास आपके लिए और ये प्रश्न आपके लिए। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो और गणित में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप लोग ये सोच रहे हो कि हमें वे प्रश्न मिल जाए जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में फरवरी में सीधे पेपर में रखे हुए मिले, तो ये क्लास आपके लिए और ये प्रश्न आपके लिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 47 बार लगातार आ चुके हैं 8-8 नंबर में। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 16 नंबर पक्के करने वाले हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो इन प्रश्नों को हल्के में मत लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 8-8 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में सीधे पेपर में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। यानी आज हम इस क्लास में पूरे 16 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ओके, इसके कहने का मतलब यह है कि आयत की लंबाई x है और आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। इसके कहने का मतलब यह है कि आयत की चौड़ाई y है और आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है, दर। जब 10 सेंटीमीटर यानी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई को y से प्रदर्शित किया है ना, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तब आयत के यानी इस प्रश्न में 2 खंड है, ए खंड बी खंड, तब आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए और बी खंड में आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे को एक खंड में क्या ज्ञात करके देना है, dp/dt, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर। ओके, बी खंड में मेरे को ज्ञात करके देना है कि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो गिवन है, जो दिया हुआ है, उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो लिखेंगे दिया है, क्लियर। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे आयत की लंबाई x बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे तथा आयत की चौड़ाई y, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है ना मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा आयत की लंबाई को x से प्रदर्शित किया है, तो आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई को y से प्रदर्शित किया और y बराबर 6 है, तो आयत की चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर यहां पर ये दी हुई है, तो नोट कर लेते हैं, dx/dt बराबर परिवर्तन की दर घट रही है, तो मेरे को माइनस चिन्ह लेना है, माइनस। आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके, आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर यहां पर दी हुई है, जो कि चौड़ाई में परिवर्तन की दर बढ़ रही है, ठीक है, तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, dy/dt बराबर प्लस 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके मेरे प्यारे दोस्त, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो पहले खंड में मेरे को क्या ज्ञात करके देना है कि आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो खंड ए को हल करते हैं सबसे पहले, खंड ए को। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। क्योंकि आयत का परिमाप, मेरे प्यारे दोस्त, परिमाप को हम अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है ना? ओके ठीक है भाई। P बराबर 2, लंबाई, आयत की लंबाई x
आयत की चौड़ाई बाई। अब हम दोनों ओर t के सापेक्ष अपकलन करेंगे। t के सापेक्ष अपकलन क्यों करेंगे? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मेरे को क्या ज्ञात करके देना है कि आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर यानी टाइम, समय। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों ओर t के सापेक्ष अपकलन करने पर। ओके, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा t के सापेक्ष अपकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dt लेने पर, तो दोनों ओर हम d/dt लेंगे। क्लियर? d/dt 2, इसे नोट करेंगे x प्लस y। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, p को हम d के साथ लिखेंगे बराबर, इसका हम अपकलन करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष अपकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d/dt देंगे। ठीक है भाई, और x को हम d के साथ लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब हम y का अपकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो y को हम d के साथ लिखेंगे। ओके, ठीक है भाई, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब हम मान पुट करेंगे आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर और आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर। तो आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर, ठीक है, यह है -3 प्लस आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर 2 dp/dt बराबर 2 और माइनस का 1 बचेगा, है ना, माइनस का 3 प्लस का 2, तो बराबर माइनस का 2। आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर -2। अब इसका मात्रक लिखेंगे। इसका मात्रक लिखने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर और आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर, जो यहाँ पर दर हैं, इनका मात्रक किस रूप में है? सेंटीमीटर और मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप तो सेंटीमीटर, नीचे क्या है? टाइम यानी समय, और समय सेकंड में होता है, मिनट में होता है, घंटे में होता है। परिवर्तन की दर का मात्रक यहां पर सेंटीमीटर मिनट में है, तो यहां पर नीचे क्या है? टी यानी समय। ठीक है भाई, तो यहां पर मिनट लेंगे क्योंकि मिनट है ना। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है ना? इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ओके, बी खंड। अब हम बी खंड को हल करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मेरे को क्या ज्ञात करके देना है? आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो आयत का जो यहां पर क्षेत्रफल है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र मैं सबसे पहले लिख देता हूं, जिसके आधार पर अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं, तो ए से प्रदर्शित करेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ए बराबर, ठीक है, लंबाई, आयत की लंबाई x, चौड़ाई y। अब दोनों ओर हम t के सापेक्ष अपकलन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d/dt लेंगे। अब हम अपकलन करेंगे, तो a को हम d के साथ लिखेंगे, a को d के साथ लिखेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से अपकलन करेंगे। प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। ओके, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अपकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अपकलन। dA/dt बराबर x इंटू y को हम d के साथ लिखेंगे, dy/dt प्लस
बाई इंटू एक्स को हम डी के साथ लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम इसका मान रखेंगे, इसका इसका इसका, ठीक है, चारों का मान रखेंगे डी ए अपॉन डी टी बराबर एक्स का मान, आयत की लंबाई 10, आयत की चौड़ाई में परिवर्तन की दर 2 प्लस आयत की चौड़ाई 6, आयत की लंबाई में परिवर्तन की दर -3, 20, ठीक है, प्लस माइनस -18, 3 छक 18 या हम कहें 6 3 18, तो मेरा 2 बचेगा डी ए अपॉन डी टी बराबर 2, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। यहां पर जो दर के मात्रक दिए हुए हैं किस रूप में है, सेंटीमीटर मिनट में, तो यहां पर ऊपर क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है, प्रति, नीचे क्या है टी यानी समय, नीचे क्या है समय, समय किस रूप में है, मिनट में, तो लिखेंगे मिनट। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक कण वक्र, जो यहां पर वक्र का समीकरण दिया हुआ है, कि अनुदिश गति करता है, ठीक है, अनुदिश गति करता है, वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर, ठीक है, जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ता है। इस लाइन का मतलब है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से 8 गुना है, ठीक है। तो इसने कहा है कि वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो वक्र पर स्थित है। तो सबसे पहले हम बिंदु मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना वक्र पर स्थित बिंदु, माना वक्र पर स्थित बिंदु x, y, ओके। तो मैंने माना वक्र पर स्थित बिंदु, ओके। अब इस प्रश्न में जो गिवन है, जो दिया हुआ है, उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखेंगे दिया है वक्र का समीकरण 6y बराबर x की घात 3 प्लस 2, ओके। अब यहां पर ये जो शर्त दी हुई है इसे नोट करेंगे, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर से 8 गुना है, ठीक है। तो लिखेंगे तथा y निर्देशांक में परिवर्तन की दर बराबर 8 गुना, ठीक है, x निर्देशांक में परिवर्तन की दर। तो मैंने लिखा y निर्देशांक में परिवर्तन की दर बराबर 8 गुणा x निर्देशांक में परिवर्तन की दर, क्लियर है ना। डेट एम्प्लाइज, इसका मतलब है dy अपॉन डी टी इक्वल यानी बराबर 8 गुणा dx अपॉन डी टी। इसे हम डालेंगे समीकरण 1, ओके, है ना। अब हम क्या करेंगे, वक्र को नोट करेंगे, क्योंकि वक्र के समीकरण को नोट करेंगे अच्छी तरह से। अब मेरे प्यारे दोस्त, हम दोनों ओर t के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा t के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन करने पर, तो दोनों ओर हम d अपॉन dt लेंगे, ओके।
जब हम इसका करेंगे अपकलन तो 6 को बाहर निकालेंगे, 6 है अचर और y को हम d के साथ लिखेंगे। ओके, इस ब्रैकेट के अंदर मेरे प्यारे दोस्त दो पद हैं, प्रत्येक पद का t के सापेक्ष अपकलन करेंगे। ठीक है, जब हम इसका करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, 3 पहले आएगा, x की घात 2 यानी एक घात घटेगी। अब हम x का करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले मैंने अपकलन किया x की घात 3 का, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। अब हम x का करेंगे, क्यों करेंगे, रीजन भी आपको साथ साथ में सीख लेना, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है यानी अलग अलग है, इसीलिए हम दोबारा अपकलन करेंगे x, तो x को हम d के साथ लिखेंगे। ओके, प्लस इस पद का हम करेंगे अपकलन, 2 है अचर राशि का अपकलन 0 होता है, 0। ओके, तो इसे नोट करेंगे अच्छी तरह से, dt बराबर, तो इसे नोट करेंगे। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, इनटू dx अपान dt। ओके, अब समीकरण 1 से अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, इसका मान रखेंगे। ठीक है, dy अपान dt, इसका मान कितना है, ये मान हम dy अपान dt के स्थान पर रखेंगे, तो लिखेंगे 6 गुणा, इसे नोट करेंगे 8 गुणा dx अपान dt। ओके, dy अपान dt का मान मैंने समीकरण 1 से पुट करा यानी रखा, बराबर 3x स्क्वायर dx अपान dt। ओके, तो यहां पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ओके, 16 इंटू dx अपान dt बराबर x स्क्वायर इंटू dx अपान dt। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त, dx अपान dt ये कट जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही सरल। ओके, 16 बराबर x स्क्वायर, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात एक ही है, घात 2 को हम उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। ओके, तो x बराबर प्लस माइनस 4, तो x के दो मान आए हैं, एक माइनस का 4, एक प्लस का 4। ओके, अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, एक एक करके हम x के मान इस वक्र में रखेंगे, जो वक्र का समीकरण है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर प्लस 4, सबसे पहले x बराबर प्लस 4 समीकरण, इससे हम डालेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 2 में रखने पर, या दूसरा तरीका यह भी है कि हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि x बराबर वक्र में रखने पर। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ही लिखेंगे, इसे समीकरण 2 नहीं डालेंगे। ओके, समीकरण 2 इसे नहीं डालेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर प्लस 4 वक्र में रखने पर, या वक्र के समीकरण में रखने पर, बात एक ही है। ठीक है, वक्र के समीकरण को नोट करेंगे, है ना मेरे प्यारे दोस्त। अब इसमें हम x का मान रखेंगे। ओके, 4 चौक 16, 16 चौकू 64 और 2 66, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 11, y बराबर 11। ओके, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु, x कामा y, हमने बिंदु माने x कामा y, तो हमने यहां पर लिखा अतः बिंदु x कामा y। x का मान कितना है, ठीक है, जब मैंने x बराबर प्लस 4 लिया तो y का मान 11 आया, तो 4 कामा 11, एक बिंदु ये निकला। अब दूसरा बिंदु निकालेंगे, इसके बाद किस प्रकार से निकालेंगे, एक बार हम x बराबर -4 रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। क्लियर, तो नोट करिए।
तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके, अब हम लिखेंगे अब x बराबर -4 वक्र में रखने पर, ठीक है। अब x बराबर -4 वक्र में रखने पर या वक्र के समीकरण में रखने पर, इससे नोट करेंगे। इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे, जहां जहां पर x है उसके स्थान पर -4 रखेंगे। 6y बराबर माइनस, ठीक है। 6y बराबर घात क्या है, विषम घात, तो माइनस बना रहेगा। अब यहां पर 64 और प्लस का 2, क्लियर। 6y बराबर माइनस का 62। अब 6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। अब काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ओके, y बराबर -31/3, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 यानी -31/3। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु x, y, x का मान और y का मान पुट करेंगे। x का मान जब मैंने x बराबर -4 लिया तो y का मान आया -31/3। यही मेरा फाइनल आंसर है।